हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आपके सामने मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आया हुआ हूँ आज। और ये है कंप्लीट डिटेल्स अबाउट कोर्स वर्क ऑफ अ पीएचडी प्रोग्राम। हमने अपने सक्सेस क्लासेस की जर्नी में बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की। हम लोगों ने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को तैयार करवाया, हम लोगों ने इंटरव्यू के ऊपर वीडियोज़ बनाई, हम लोगों ने सुपरवाइज़र कैसे चूज़ करना है उसके ऊपर भी वीडियो बनाई। बट कोर्स वर्क इज़ समथिंग विच शुड बी नोन, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या प्रोसेस रहता है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। और ये जो मैं यहाँ आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कोर्स वर्क का, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। और ये बेसिकली एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मैंने आपको प्रोसेस बताया, बिकॉज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस होता है, जो ऑर्डिनेंस में लिखा होता है, इट इज़ सम वॉट सिमिलर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो जाते हैं। तो आप लोग इसको एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी हद तक जो है हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उसको आप थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सक्सेस क्लासेस ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इंटरव्यू की जो लिंक है वीडियो की, उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों का अब इंटरव्यू आगे जो है आने वाला है। चलिए आ जाते हैं, और एक ब्लैंक स्लाइड हमारे सामने है। सबसे पहले कोर्स वर्क तक पहुंच तो जाएं। एकदम से तो इंसान कोर्स वर्क स्टार्ट कर नहीं सकता ना पीएचडी प्रोग्राम में किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले आप उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोर्स वर्क तक पहुंचते हैं। सबसे पहला क्या चीज़ होती है, सबसे पहला हम सब जानते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है जो भी कंसर्न यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं। देन यू हैव टू अपीयर फॉर द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और अगर आपका एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू, देन यू हैव टू अपीयर फॉर दिस एंट्रेंस टेस्ट। देन आफ्टर दैट यू हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू इफ़ यू वर शॉर्ट लिस्टेड। आपको इंटरव्यू में जो है अपीयर होना है। और इंटरव्यू के बाद आपको अपना जो सुपरवाइज़र या जो रिसर्च गाइड है उनको भी आपको, या फिर ये आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस तरीके से वैकेंसी है, किस गाइड के अंदर कितनी वैकेंसी है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी होती है वो भी आपको सजेस्ट कर देती है कि आपको अपना रिसर्च प्रोग्राम इनके अंडर कंटिन्यू करना है। तो मैं फिर भी लिख देता हूँ कि यू हैव टू सुपरवाइज़र आपको जो है अपना एलोकेट हो जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपको सुपरवाइज़र जो है अपॉइंट हो जाएगा, जिसे आप रिसर्च गाइड भी कहते हो। तो यहाँ तक आप पहुँच चुके हो। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। जो कोर्स वर्क की रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना, आफ्टर सेलेक्टिंग योर सुपरवाइज़र, यू हैव टू पे दी रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ कोर्स वर्क। यहाँ और भी बहुत सारी फ़ीस वगैरह होती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी फ़ीस हो गई, आइडेंटिटी कार्ड फ़ीस हो गई, ये सब भी आपको पे करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कोर्स वर्क में कराने के बाद ही आप जो है अपना कोर्स वर्क कंटिन्यू कर सकते हो। उस कोर्स वर्क में आपको 6 मंथ के लिए, ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है 6 मंथ, इसमें इसको इस पर्टिकुलर पीरियड में 6 मंथ के पीरियड में आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी कोई सिस्टर यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, सिस्टर कंसर्न भी हो सकती है। कुछ ऐसी कोर्स वर्क जो मेन यूनिवर्सिटी में होता है जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हो, और कई सारे जो कोर्स वर्क होते हैं वो उनके सिस्टर कंसर्न्स में भी होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि उनके वो किसी को एलोकेट कर देते हैं कि आप जो है हमारा कोर्स वर्क कंटिन्यू कराओ। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी यूनिवर्सिटी स्टेटस। उसके बाद आपको इसमें एक अटेंडेंस को भी ध्यान में रखना है। अटेंडेंस वैसे तो बोला जाता है कि एटलीस्ट 75% अटेंडेंस आपकी होनी ही चाहिए। क्लासेस होती हैं, जैसे अपन लोगों ने मास्टर्स में और बैचलर्स में क्लासेस ली हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही क्लासेस होती हैं। आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, उस क्लासेस उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको क्लास अटेंड करनी है। और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं पीएचडी के अंदर। एक होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। इससे पहले मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको फ्री बुक्स की लिंक दी हुई हैं, उनको पढ़ना चालू कर दीजिए कि बिकॉज आगे जा करके आपको हेल्प होने वाली है। अगर आपके पास नॉलेज होगी रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तभी आपका जो सुपरवाइज़र है उनको मज़ा आएगा कि आपको वो कुछ अगर गाइड कर रहे हैं तो यू नो टर्मिनोलॉजीज, यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर वो तो समझेंगे कि यू डोंट हैव एडिक्वेट नॉलेज। क्योंकि हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बता पाना, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ द ड्यूटी ऑफ अ रिसर्च गाइड। आपको खुद भी आना चाहिए। वैसे तो आपको
आपको कोर्स वर्क के दौरान रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लासेस लगेंगी, बट जो मैंने बुक्स आपको बताई थी इट इज़ स्टैंडर्ड, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू कंडक्ट योर एंटायर रिसर्च स्मूथली। रिसर्च, हाँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये आपको एक सब्जेक्ट होगा। उसके बाद रिव्यू ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च इन दी रेलिवेंट फील्ड, ये आपका एक सब्जेक्ट होगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस कोर्स इन दी रेलिवेंट सब्जेक्ट, जैसे आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, मैनेजमेंट है या जो भी है। और फिर लास्ट में होगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा कोर्स। तो चलिए देख लेते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो अगर मैं बात करूं आरएम के अंदर, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या कवर होगा। इसके अंदर बेसिकली वही चीज़ कवर है हमारी जो हम लोग नेट जेआरएफ पेपर 1 में करते हैं ना, उतना है, पर उससे थोड़ा सा और एडवांस हो सकता है। मतलब मिनिमम उतना तो रहेगा ही जो हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल रिसर्च मेथड्स पढ़े हैं, रिसर्च एथिक्स पढ़ा हुआ है, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग है, ये सब एक तरीके से इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ आर नेट जेआरएफ रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 कोर्स। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में आ जाएगा। उसके बाद आपका होगा रिव्यू ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च इन दी रेलेवेंट फील्ड। इसमें क्या होगा, जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं, जो आपको सुपरवाइज़र एलोकेट हुए हैं, या भी यहाँ जो भी कंसर्न टीचर है जो ये पर्टिकुलर जिनको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट एलोकेट हुआ है, वो आपको बोलेंगे कि आप लाइब्रेरी वगैरह जाओ, या आप विद द हेल्प ऑफ वेब आप लिटरेचर रिव्यू करो। ये चीज़ क्यों कराई जा रही है, जिससे आपको लिटरेचर रिव्यू करना आ जाए। बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी होती है लिटरली कि सर लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा कंटेंट रेलेवेंट है कौन सा नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू से तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अपने गैप्स, और जब गैप्स आइडेंटिफाई करोगे तभी आगे जा करके आप उसको यूज़ करके यू कैन कैरी ऑन योर पीएचडी प्रोग्राम। तो ये आपको देखना है ना, कि लाइब्रेरी वगैरह में कि कौन कौन से लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल है, लिटरेचर्स अवेलेबल है, देन यू हैव टू रिव्यू दैट। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट अ ब्रीफ रिपोर्ट। जो भी आपको बोला गया हो ना कि आपको ये लिटरेचर को रिव्यू करना है, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द लिटरेचर रिव्यू फॉर इवैल्यूएशन। जो जो आपको बोला गया है रिव्यू करने को लिटरेचर, उसको उसकी एक ब्रीफ कि क्या क्या आपने फाइंड आउट किया, क्या क्या रिसर्च गैप्स आपने आइडेंटिफाई किए, क्या क्या चीज़ें आपने रिव्यू की। यू हैव टू मेंशन दैट इन अ रिपोर्ट एंड यू हैव टू सबमिट दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट टू दी यूनिवर्सिटी। और फिर 2 एग्जामिनर्स जो होते हैं वो उसको एवेलुएट करेंगे कि इट इज़ प्रॉपर और नॉट, और रेलिवेंट या वर्थ है या नहीं आपके जो लिटरेचर रिव्यू आपने किया है उसकी। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन आ जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको पता है कि बेसिक्स आती हैं, है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। सॉफ्टवेयर्स के बारे में नॉलेज होना, SPSS, और जो बहुत सारे जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनकी नॉलेज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो ये हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपका सब्जेक्ट। उसके बाद हो जाएगा आपका एडवांस कोर्स इन द रेलेवेंट फील्ड। ये आपका जो होगा आपका स्पेसिफिक टू योर सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका जिस पे आप आगे जा कर के अपना कंटिन्यू करना चाहते हो, PhD, कॉमर्स, साइकोलॉजी, या जो भी हिस्ट्री, लॉ, या जो भी है आपका वो होगा आपका ये। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोस। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बताऊंगा आगे वो कहाँ पे होगा। इसके बाद है आपका सिलेबस जो है, ये बेसिकली हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है हायर एजुकेशन में, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ डिसाइड करती हैं, और इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ अलग अलग होती हैं। और ये बनाने के बाद इसको अप्रूव कौन करता है, बताइए मुझे कमेंट में, कौन अप्रूव करता है इसको? एकेडमिक काउंसिल, है ना। एकेडमिक काउंसिल हमने पढ़ा ना, हायर एजुकेशन जो है वो अप्रूव करेंगे, जो भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनाएगा ना सिलेबस, उनको वो अप्रूव करते हैं। अब चलो, अब आपका सब्जेक्ट हो गया, आप रेगुलर चले भी गए, क्लासेस अटेंड किया, आपने आपकी अटेंडेंस भी अच्छी थी, आपने 85% अटेंडेंस अपनी मेंटेन की। उसके बाद फिर आपका होगा एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन सिंपल होगा, थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाता है उसमें, और आपको मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है आपका जो होता है आपका एग्जामिनेशन कोर्स वर्क का, वो डिस्क्रिप्टिव होगा, और उसको जो भी आपने स्टडी की है उसमें आपको उसको यूज़ करके यू हैव टू राइट डाउन दी आंसर्स। अब इसमें क्या है, अब इसमें बेसिकली आपको एक सेकेंड, मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अगर 55% से कम है तो मैं आगे बताऊंगा क्या होगा, पर आपको पूरी कोशिश करनी है कि ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आपके कोर्स वर्क का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके रिजल्ट में एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। ठीक है, तभी आप अपना PhD प्रोग्राम को कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, अब
उसके बाद जैसे कि आपका हो गया, आपके 75% आ गए ऑल ओवर में, उसके बाद जो फाइनल ग्रेड्स होंगे वो यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दिए जाएंगे कि हाँ आप क्वालिफाई कर चुके हो और आप अपने पीएचडी कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी शॉल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ पीएचडी कोर्स वर्क इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट होगा उसमें आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा कि हाँ आपने अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई एमफिल है, उसने अपना कोर्स वर्क एमफिल के दौरान कंप्लीट कर लिया है, तो वैसे तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल का इतना लोग रुझान नहीं है, अब सब लोग पीएचडी की तरफ जाएंगे, पर अगर आपने एमफिल में अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया तो आपको पीएचडी में कोर्स वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं बता दिया मैंने आपको। चलिए आ जाते हैं, अब कोई इंसान अब नहीं क्वालिफाई कर पाया सर, या एफ ग्रेड आ गई उसकी, तो क्या होगा? देन ही और शी इज़ कंसिडर्ड एज फेल्ड इन दैट कोर्स, फेल कहलाएगा। और उसके बाद ही और शी हैज़ टू रीअपेयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स एज एंड व्हेन कंडक्टेड और अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। जब नेक्स्ट एडमिशंस की डिटेल्स आएंगे ना, तब उनको अपना जो कोर्स वर्क एग्जामिनेशन है उसमें वापस से बैठना पड़ेगा और वापस से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। द स्टूडेंट हैज़ टू पे द प्रिस्क्राइब फीस फॉर रिपीटिंग द कोर्स। वापस जो आप कोर्स करोगे उसके लिए आपको वापस जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस, मैंने आपको बताई थी ना कि शुरुआत में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी अपने आप को कोर्स वर्क में एनरोल करने के लिए, तो वो आपको वापस पे करनी पड़ेगी और आपको रीअपियर होना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। The student has to pay the prescribed fees for repeating the course if he or she further fails in the course. वापस से फिर आप फेल हो गए तो he or she shall not be given another chance and he or she shall be out of the PhD program. आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और आपका टाइम मनी सब वेस्ट हो जाएगी। No student shall be allowed to repeat the course to improve the grade if he or she pass the course. कुछ लोग होते हैं कि हमको वापस एग्जाम देना है, हमें और अच्छा परसेंटेज हम ला सकते थे, तो ये सब नहीं चलेगा। आपको एक मौका दिया जाएगा, उसमें जितनी अच्छी तरीके से आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, जितनी नॉलेज ले सकते हो, जितनी नॉलेज को यूज़ करके अपना एग्जाम दे सकते हो, जितने परसेंटेज आपके आएंगे, दैट इज़ फुल एंड फाइनल, और फिर आप प्रोसीड कर जाओगे आगे। और अगर आप सेकंड चांस में भी फेल हो गए तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, आप अपना कोर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते। After successful completion of the PhD coursework, the student shall submit the copy of the certificate. अब सर्टिफिकेट हो गया, अब तो आगे कंटिन्यू करना है ना, अब तो आगे का रास्ता आपको जाना है। जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं, जो सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द सिनॉप्सिस ऑफ द प्रपोज रिसर्च वर्क, जो अपने सिनॉप्सिस या जो रिसर्च प्रपोजल आपने सबमिट किया है ना, उसको आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में यूनिवर्सिटी पे सबमिट कराना है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द PhD कोर्स वर्क। ये वेरी कर सकता है, 2 months ही, वैसे जनरली ऑन एन एवरेज मैंने बताया कि 2 महीना होता है। 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपना जो सिनॉप्सिस है एज वेल एज योर यू कैन से द सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स वर्क शुड बी सबमिटेड टू द PhD दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, और जिससे आप आगे जा कर के एक सुनिश्चित कहलाओ कि आप अपना कंटिन्यू करने वाले हो PhD इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आ गया आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोस। उसके बाद अब आप सोच रहे हो कि सब कुछ हो गया, कंप्लीट हो गया, अब मैं प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकता हूँ PhD प्रोग्राम। तो एक स्लाइड जो है, एक अभी भी एक आपकी परीक्षा होनी बाकी है, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोस। ये बेसिकली लेती हैं रिसर्च डिग्री कमेटी, RDC होती हैं वो, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोस लेती हैं, जिसमें आपको अपना एक तरीके से ओरल प्रेजेंटेशन देना है। जो भी आपने अपना सिनॉप्सिस बनाया हुआ है ना, उसका एक ओरल प्रेजेंटेशन आपको देना है, और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या जो आपने स्टडी की है कोर्स वर्क में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो आप सेलेक्ट हो जाते हो उसमें, इतना आपने सब कुछ कर लिया तो आप मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है। मतलब बहुत रेयर केस है कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोस में क्वालिफाई नहीं कर पाया। 99% लोग तो क्वालिफाई कर जाते हैं, पर अगर 1% अगर नहीं क्वालिफाई कर पाते तो उनको भी सेकंड चांस दिया जाता है, और अगर सेकंड चांस में भी वो नहीं अपीयर हो पाए तो फिर वहाँ पे भी आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। पर ये बहुत रेयर केस है, मतलब 0.1% मैं कह सकता हूँ ऐसा केस होता है, पर 99% जो लोग होते हैं वो अब इतना आगे निकल गए हैं तो जो वाइवा वोस है वो भी क्लियर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो वाइवा वोस आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आप अपने रिसर्च गाइड के साथ संपर्क में रहो, उनसे आपका जो सिनॉप्सिस है उसको आप अपने डिसर्टेशन में तब्दील करो, कन्वर्ट करो बाय गेटिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, कैसे प्राइमरी डाटा कलेक्शन करना है, किस तरीके से उनका एनालिसिस करना है, एवरीथिंग, क्वेश्चनेयर कैसे डिज़ाइन करना है, मतलब आपकी जो टॉपिक है उस पर अब डिसर्टेशन बनना तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो दैट इज़ बेसिकली ऑन कोर्स वर्क। आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा कोर्स वर्क के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये भी मैंने बता दिया। ये स्टैंडर्ड मैंने बनाई हुई थी वीडियो, इट इज़ बेसिकली ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ये सब्जेक्ट्स रहते हैं, कुछ एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये सब्जेक्ट्स तो रहते हैं। वैसे भी आप पढ़ के भी देखो कितने रेलेवेंट हैं ये, तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। और मैंने बता भी दिया इनके अंदर क्या क्या होता है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बता दिया, कोई फेल हो गया तो क्या
प्रॉब्लम हो सकती है, और कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा के बाद वो अपना पीएचडी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप कुछ हेल्पफुल आपको लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियोस देखते रहिए। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।